अच्छा, अब इस रिकॉर्डिंग में मैं ना क्या कहते हैं, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, टाइम कम्प्लेक्सिटी और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के प्रूफ दोनों कराऊंगा। सही है। अच्छा, अब बात ये आती है टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में ना रैंडम रैंडम एल्गोरिदम्स आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। सही है। अच्छा, बात आती है एल्गो कि तुम्हारे एल्गोरिदम्स का जब टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना होता है ना, तो जब करने जाना है ना, तो उसमें ना मेन चीज़ जो देखनी है ना, वो देखनी है फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, जो भी लूप्स हैं वो कहाँ हैं। सही है। वो वाले लूप्स को तुम्हें बस देखना होता है, उनको एग्जामिन करना होता है। सही है। क्योंकि बाकी चीज़ों का ना अफेक्ट इतना नहीं पड़ता। अच्छा, वाइल लूप को भी एग्जामिन करते हुए ना, ज़रा वाइल लूप, फॉर लूप वगैरह को भी एग्जामिन करते हुए ज़रा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है वो भी मैटर करता है। अब जैसे सर ने जो पहला क्विज लिया था और जो कम्प्लेक्स जो सवाल दिया था, उसके अंदर जो लूप था ना, वो तो वो उसके अंदर जो कंडीशन थी, वो कंडीशन बेसिकली फिक्स कर रही थी कि तुम्हारा जो वो उसके अंदर जो कंडीशन थी ना, फिक्स कर रही थी कि अंदर का जो लूप है ना, अंदर का जो लूप था वो सिर्फ 3 दफ़ा चले, 2 या 3 दफ़ा। क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि मॉड 2 नहीं हो रहा तो -1 करो, फिर मॉड 2 करने की कोशिश करो। तो सर का जो टेस्ट था वो ऐसा सवाल था। तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है अंदर। अब वो सवाल यहाँ पे है नहीं, सर से बोला भी था, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, बात ये आती है कि जब कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं ना, तो बस फॉर लूप, वाइल लूप, लूप्स पे ध्यान दो और बाकी चीज़ों को छोड़ भी देना। अब ये भी है कि ना, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही होंगी। तो अच्छी खासा टाइम ना मैथ लग रही होगी या लॉजिकल रीजनिंग लग रही होगी। तो वो तुम वो वाली चीज़ वो सही से प्रैक्टिस पे ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। अब जैसे हम लोग, मैं असाइनमेंट के ही सवालात को एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर खुद से करा है तो अच्छी बात है, वरना समझ लो इधर देख के। अच्छा, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि तुम्हारा पहला सवाल देखते हैं। पहला पार्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4A, इसके अंदर बोला है ये आपका एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम दिया है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें। अच्छा, ये जो N2 है ना, ये N स्क्वायर है बेसिकली। सही है। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, लेकिन ये फालतू था, मुझे बस फॉर लूप लेने की ज़रूरत थी, तो वो वन को इग्नोर मार दो, फॉर लूप वगैरह के हिसाब से देखा करो। अच्छा जी, अब जब लूप जो है ना एन स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, N2 का मतलब एन स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, इसकी एंड कंडीशन क्या है? इसकी एंड कंडीशन है कि जब आई की वैल्यू 1 से नीचे चली जाए, 1 से कम हो जाए। सही है, तो ये तब रुक जाएगा। और हर आइट्रेशन पे आई की वैल्यू जो है हाफ होती जा रही है। हर आइट्रेशन पे हाफ होती है आई की वैल्यू। अच्छा, जब आई की वैल्यू हर आइट्रेशन पे हाफ हो रही है, तो इसकी ये कंडीशन के हिसाब से तुम्हें देखना है फॉर लूप कितनी दफ़ा चल रहा है। तो अब वो देखने की बारी आई। तो लूप स्टार्ट एन स्क्वायर पे होता है और हर अगली आइट्रेशन में वो हाफ होता जा रहा है। इसका मतलब कि वो पहली आइट्रेशन पे एन स्क्वायर है, दूसरी आइट्रेशन पे एन स्क्वायर ओवर 2, तीसरी आइट्रेशन पे एन स्क्वायर ओवर 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, फिर चौथी आइट्रेशन पे एन स्क्वायर ओवर 8 जो कि 2 का क्यूब है। मतलब कि एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to the k-1, के आइट्रेशन पे आई की वैल्यू होगी एन स्क्वायर ओवर 2 to the k-1। सही है। अब बात ये आती है कि तुम्हारे जो लूप है ना, इसकी एंड कंडीशन होगी जब जब तुम्हारी जो वैल्यू है ना के की ऐसी हो जाए कि आई की जो वैल्यू निकले ना वो 1 से छोटी हो जाए। के की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पे आई की वैल्यू जो है ना 1 से छोटी हो जाए। तो तुम्हें ये वाली कंडीशन रख के को फाइंड आउट करना है। तो वो वाली कंडीशन रखोगे, वो एक इनक्वालिटी बन जाता है। वो एक इनक्वालिटी बनेगा, तो एन स्क्वायर और 2 to the k-1 <1 कर दिया, ये वाला काम करा, इससे लॉग आ गया, इससे कह दिया कि के की वैल्यू जो है ना 2 log base 2 of n+1 से बड़ी है, ये कह दिया। सही है। तो हमने ये कह दिया कि वो 2 log base 2 of n से बड़ी है। तो अब हमने अगर ये कह दिया, तो इसका बेस है। अच्छा, अंदर वाली चीज़ों को इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि अंदर कोई लूप नहीं है, अंदर उतनी दफ़ा ही चलेगा जितनी दफ़ा ये फॉर लूप चलेगा, तो हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो अब हम लोग ने जब ये कह दिया, हम लोग जब ये करने जाएंगे ना, ये तो बहुत बड़ा लंबा कर दिया, वरना सिर्फ इसकी ज़रूरत थी 2 log base 2 of n+1 आ गए ना, के की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए उससे। सही है। तो के नंबर ऑफ़ आइट्रेशन होंगी, फॉर लूप कितनी दफ़ा चलेगा, के नंबर ऑफ़ दफ़ा चल रहा है। सही है, के नंबर ऑफ़ दफ़ा चलेगा ना, क्योंकि के आइट्रेशन पे 1 से कम हो रही है वैल्यू आई की। तो के नंबर ऑफ़ दफ़ा चल रहे हैं।
तो इस वजह से तुम्हें पता चल गया के की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब के अप्रॉक्सीमेटली कह दो इसके बराबर है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत कांस्टेंट बड़ा होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें बस फ़र्क पड़ता है कि ये हम लोग कह देंगे अप्रॉक्सीमेटली के की वैल्यू इतनी होगी। ये बस कह दिया हमने अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी। हमारा एफ ऑफ एन भी जो है ना बेसिकली इसके बराबर हो जाना है। एफ ऑफ एन जो है ना फिर ऐसे ही बराबर करके लिखोगे ना तो ऐसे करके आ जाना है। ये फॉर्म में जो सर की फॉर्म फॉलो कर रहा था, वैसे ज़रूरी नहीं है, सर ने भी कह दिया था। अच्छा इस फॉर्म में ना आ गया 2 log base 2 of n, इसका मतलब कांस्टेंट वगैरह हटा दो सारे, तुम्हारा बस जो n का फैक्टर वो बन के आया हुआ है ना वो वाला ले लें। अच्छा एक बात याद रखनी है कि प्रूफ के अंदर ये ज़्यादा होगा, लेकिन log base 2 है या log base 3 log base 5 log base 10 फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तुम log base 10 लिखते तब भी सेम बात होती, log base 2 लिखो तब भी सेम बात है। वो फ़र्क नहीं पड़ेगा इन दी एंड, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के तौर पे हम लोग देख सकते हैं और इसको ब्रेक करना आसान है कांस्टेंट के उसमें, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना वो लॉग बेस करके वो कर दिया जाए। अच्छा इस सवाल ने ये भी पूछा था डिक्रीजिंग पैटर्न इंक्रीजिंग पैटर्न है। अच्छा अब डिक्रीजिंग पैटर्न का बेसिकली मतलब होता है कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए ना, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए इस फंक्शन का, वो क्या एन के ग्राफ से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर मैं डेस्मोस वगैरह खोल दूँ, डेस्मोस को खोला जाए तो वो बेसिकली बात ये हो जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा एक बेस ग्राफ होगा एक्स का, सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एक्स का, सही है। अब इसको एन कह दो, अगर एन बल्कि एक्स ही का हो, इसके अंदर एक्स ही होगा ना। और फिर तुम्हारा समझो अब जो ये वाला आया ना, इसके हिसाब से बताऊंगा डिक्रीजिंग पैटर्न का, ये आया लॉग बेस 2 of x, लॉग ऑफ एक्स कह दो, क्योंकि अभी बोला फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर असल में हमें देखना होता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए हमें देखना होता है जो ग्राफ बन रहा है ना तुम्हारे टाइम कम्प्लेक्सिटी का, वो क्या एक्स से छोटा है या एक्स से बड़ा है, ये देखना होता है, सही है। अब अगर एक्स से छोटा होगा ना तो वो डिक्रीजिंग पैटर्न है, लेकिन अगर x के बराबर आए, मतलब O ऑफ n आ जाए, बेसिकली x कह दो n कह दो, O ऑफ n आ जाए या O ऑफ n से बड़ा आ जाए, मतलब n से बड़ा आ जाए, तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न है, क्योंकि n की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है उसी हिसाब से उससे ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है या नहीं। तो हमारी ओ ऑफ लॉग एन जब होता है ना तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना एन से कम बढ़ती है, एन से कम बढ़ती है, जहाँ के ओ ऑफ एन और एन सेम रेट पे बढ़ते हैं तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न हो गया, सही है। ओ ऑफ एन और एन इंक्रीजिंग सेम रेट से बढ़ते हैं तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न हो गया। और ओ ऑफ एन स्क्वायर, एन लॉग एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, ये सारे जो है ना एन से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, सही है। तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग पैटर्न हो गए, सही है। ये वाली बस बात याद रखनी है कि सही है। अब तुम्हारा डिक्रीजिंग पैटर्न में बेसिकली सिर्फ लॉग है और कुछ नहीं है, जहाँ के इंक्रीजिंग पैटर्न में तुम्हारा एन है, फिर एन स्क्वायर है, फिर ये 2 to the n वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सही है। ये वाली बात बस याद रखनी है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी हो जाएगा अगर एक्स स्क्वायर कर दूँ। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देख रहे हैं, एक्स एन स्क्वायर जो है, बेसिकली एक्स स्क्वायर जो है एन से ज़्यादा बढ़ रहा है ना जल्दी, तो इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग पैटर्न है, सही है। अच्छा ये था सिंपल सा सवाल। दूसरा सवाल आता है, दूसरे सवाल में अच्छा इसके अंदर फॉर लूप के अंदर की कंडीशन वगैरह भी देखी जा रही हैं। अब इसके अंदर ना 3 लूप वाले देखते हुए करा है, आई लूप, जे लूप और के लूप। अच्छा आई लूप जो है ना वो n दफ़ा चलेगा, आई लूप को चलना है n दफ़ा, आई लूप वाली स्टेटमेंट में चलना है n दफ़ा, सही है। अब वो n दफ़ा चल रहा है। अच्छा जे लूप जो है ना, अच्छा हमने ऊपर निकाला ना ये लॉग बेस n दफ़ा चलेगा ये फॉर लूप, ये वाला लूप भी वही वाली चीज़ कर रहा है, ये वाला लूप जो है ना जे वाला लूप, ये भी वही वाली चीज़ कर रहा है। एन स्क्वायर ने बस एक कांस्टेंट लगा दिया था, लॉग से पहले 2 लगा दिया था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो लूप चल रहा है ना एग्जैक्ट सेम फॉर्म में चल रहा है जैसे ये वाला लूप चल रहा था, ए वाला जो लूप चल रहा था एग्जैक्ट सेम फॉर्म में चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो फॉर लूप है ये भी लॉग एन दफ़ा चलेगा, ये वाला जो फॉर लूप है ये जे लूप जो है ये भी लॉग एन दफ़ा चलेगा, वो भी के लेकिन हर आयत आइट्रेशन में वो लॉग एन दफ़ा चलेगा, सही है, हर आयत आइट्रेशन में।
सही है। इसका मतलब अभी मैंने ना इसको इंडिविजुअली हर ith आइट्रेशन के अंदर का लिया है, टोटल नहीं लिया है, टोटल नहीं लिया है। सही है, ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा, इस लूप के अंदर ना पी की वैल्यू जो है ना प्लस हो रही है, पी की वैल्यू बढ़ती है इस लूप के अंदर। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी एंड में? पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा उतनी हो जाएगी ना। तो पी की वैल्यू एंड में कितनी हो जाएगी? लॉग एन हो जाएगी, लॉग ऑफ एन हो जाएगी ना टोटल वैल्यू पी की। सही है, ये वाली बात बस याद रखनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, लॉग एन हम लोग बेसिकली एज्यूम कर रहे हैं इंटीजर होगा। अगर वो डेसिमल में भी आ रहा है ना, तुम राउंड अप राउंड डाउन कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो हम लोग कह रहे हैं कि पी की वैल्यू लॉग एन जितनी हो जाएगी। अब बात आती है कि हमारा जो के लूप है, अब हमारा जो के लूप है ना, उसके अंदर हो क्या रहा है? उसके अंदर ना पी से कम होना चाहिए। हमारी कंडीशन एंड होने की जो है ना, वो ये है कि पी से कम होना चाहिए। जब पी के बराबर हो जाएगा ना, तो मतलब हमारा लूप ब्रेक हो जाना है। सही है, तो हमारा ये लूप ब्रेक हो जाना है। अब पी क्या है? पी है लॉग ऑफ एन, पी है लॉग ऑफ एन। सही है, और अगर ये प्रूफ करने जाएं के स्क्वायर को कि ये कब जाके वो हो जाता है, वो भी लॉग के लॉग जितनी दफ़ा चलता है। सही है, वो भी लॉग जितनी दफ़ा चलेगा, जो यहाँ पे कंडीशन है उसके लॉग जितनी दफ़ा चलेगा, और लॉग जितनी दफ़ा चलेगा तो वो लॉग ऑफ पी हो जाएगा। सही है, लॉग ऑफ पी हो जाएगा, जो कि लॉग ऑफ एन हो जाएगा। सही है, क्योंकि इसका क्या मतलब, वो लॉग ऑफ पी का मतलब लॉग ऑफ एन। तो ये के लूप जो है ना चलता है लॉग ऑफ एन टाइम्स। अच्छा, अब ये स्क्वायर होने वाली टर्म का, ये स्क्वायर होने वाला हमें क्यों देता है लॉग? इसलिए देता है कि जहाँ तुम जब हम डिवाइड कर रहे थे ना, वो स्क्वायर कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। जब हम डिवाइड कर रहे थे ना, तो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे थे? ग्रेटर देन वाली। तो इस वजह से ना वहाँ पे लॉग आ रहा था। तो हमारा एक तरीके से कंडीशन उल्टी हो गई। तो हमारा जो वो हर आइट्रेशन पे जो काम हो रहा है ना, वो भी उल्टा हो गया। के की वैल्यू पे, के की वैल्यू पे क्या हो रहा है? टाइम्स 2 हो रहा है ना, और यहाँ पे कंडीशन भी उल्टी हो गई ना। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे ऊपर हम लोग ग्रेटर देन देख रहे थे, यहाँ पे लेस देन देख रहे हैं। जहाँ ऊपर डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। दोनों कंडीशन उलट दी, तो दोनों कंडीशन उलटने से जो रिजल्ट आएगा वो भी लॉग में ही आना है। सही है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं, प्रूफ करने की, जैसे यहाँ पे मैंने करा था। वैसे ही तुम लोग भी ट्राई कर लेना, अगर करना हो वैसे ही वो बढ़ेगा। सही है। अच्छा, अब ये लॉग ऑफ लॉग एन दफ़ा चलेगा, ये लॉग ऑफ एन दफ़ा चलेगा, ये एन दफ़ा चलेगा। सही है, तो जब वो एन दफ़ा, अब इसके अंदर ना मैटर करता है कि तुम्हारा हमने ना इंडिविजुअली काउंट करा है। तो ये एन दफ़ा चलेगा, आई तो टोटल टोटल उसका हर पूरे कोड में एन दफ़ा चलेगा। वो पूरे कोड पूरे रन टाइम में एन दफ़ा चलेगा। ये जे लूप का लॉग ऑफ एन दिया, ये पूरे रन टाइम का नहीं है, ये सिर्फ एक आई लूप के अंदर वाला है। एक आई लूप की आइट्रेशन के अंदर ये लॉग एन दफ़ा चलेगा, और के लूप भी एक आई लूप की आइट्रेशन के अंदर लॉग एन दफ़ा चलेगा। तो हमें जब टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने जाएंगे ना, हमें निकालना होगा कि जे लूप टोटल कितनी दफ़ा चलेगा। जे लूप जो है एन जे लूप जो है टोटल जो है ना, लॉग एन टाइम्स एन दफ़ा चलेगा। क्यों? हर दफ़ा लॉग एन चल रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय एन करोगे, क्योंकि आई लूप हर दफ़ा लॉग एन चल रहा है, और जे लूप हर दफ़ा लॉग एन चल रहा है, एन दफ़ा चलेगा, तो एन टाइम्स लॉग ऑफ एन करोगे। सही है, वो यहाँ पे करा। इसी तरीके से के लूप को भी एन टाइम्स लॉग ऑफ एन कर दोगे। सही है, अब जब ये कर दिया, इधर एन कॉमन लिया, इधर वो सारा काम कर दिया, क्या कहते हैं, हमने कह दिया कि लॉग ऑफ एन जो है ना, इसके अंदर कह दिया लॉग ऑफ एन जो है वो बहुत ज़्यादा मच फास्टर ग्रो करेगा लॉग ऑफ लॉग एन से। इसलिए हमने लॉग ऑफ लॉग एन को हटाया, हमने C1 को हटाया, हमने डिस्कार्ड कर दिया लोअर ऑर्डर टर्म्स को। एंड में हुआ क्या कि हमारा एन लॉग एन, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ एन लॉग एन। और ओ ऑफ एन लॉग एन क्या है? ओ ऑफ एन लॉग एन यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं, एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स जो है वो हो गया हमारा ये वाला। अच्छा, ओ ऑफ एक्स एन लॉग एन जो है ना, वो एक्स से छोटा ग्रो कर रहा है, लेकिन बाद में जाके ना वो एक्स से बड़ा हो जाता है। ये ब्लू वाली लाइन जो है ना तुम्हारी, वो है एक्स एन लॉग एन की। सही है, और वो पर्पल वाली लाइन मेरा मतलब, और ब्लू वाली लाइन है तुम्हारी एक्स की। तो एक्स जो है, एन लॉग एन जो है ना, वो एन से ज़्यादा ग्रो करता है, इसलिए ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग पैटर्न हो गया। सही है। अच्छा, अब हमारा आता है थर्ड वाला सी। अच्छा, सी में ना, सी वाले के अंदर कोई मैथमेटिकल नहीं थी, इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग थी।
ये जो है ना बेसिकली ये लूप कब ब्रेक होगा, जब m जब m ना n के बराबर हो जाए, जब m n के बराबर हो जाएगा ना, जब ये ब्रेक हो जाना है। सही है। तो अब जब, तो इसके अंदर ना हमें ना निकालना है ना, अब हमें बिग ओ निकालना है, हमें बिग ओ निकालना है। सही है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली बिग ओ निकाल रहे होते हैं ना। तो बिग ओ हमारा क्या होता है, वर्स्ट केस सिनारियो होता है बेसिकली। बिग ओ हमारा वर्स्ट केस सिनारियो भी होता है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपर बाउंड है, तो हम लोग वर्स्ट केस सिनारियो निकालना चाहते हैं। सही है। तो अब वर्स्ट केस सिनारियो निकालना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि ये कंडीशन ब्रेक होगी जब m n के बराबर हो। तो इसका वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, इसका वर्स्ट केस सिनारियो होगा जब एक की वैल्यू, एक 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 इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 हो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 1 ना हो। सही है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 1 ना हो और एक वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, तो ये सबसे वर्स्ट केस सिनारियो। क्यों वह सबसे वर्स्ट केस सिनारियो, इस वजह से सबसे वर्स्ट केस सिनारियो है क्योंकि यहाँ पे ना इफ़ की कंडीशन क्या है, ये हमारा ना बेसिकली इफ़ की कंडीशन ही चलती रह जानी है हर वक्त, हर वक्त इफ़ की कंडीशन चलती रहेगी। क्यों, m इक्वल टू m माइनस एन कर रहे। सही है। अब अगर ये कर रहे हैं तो समझो अगर हमारा n 1 है और m 1 है, m जो है ना m जो है वो 1 नहीं है और n 1 है, फ़र्क नहीं पड़ता, स्विच करोगे ना होगा क्या कि वो माइनस करने पे ना वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो अगली दफ़ा एल्स वाला चल जाएगा, एल्स वाला चलने पे ऑर्डर सही हो जाएगा। सही है। अब समझो n की वैल्यू है 1 और m फॉर मंकी की वैल्यू 1 नहीं है, तो क्या होगा, -1 -1 -1 -1 होता रहेगा जब तक n के बराबर नहीं हो जाता, जो कि कब होगा, m टाइम्स माइनस होने पे, मतलब m-1 टाइम्स माइनस होने पे होगा। सही है। m-1 टाइम्स माइनस होने पे तुम्हारा ये ख़त्म होगा। तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फिर इस तरीके से निकालने के, तुम्हें वर्स्ट केस सिनारियो देखते हुए करना है। सही है। यहाँ पे क्या आ गया, k इज़ द वैल्यू ऑफ द नॉन वन एलिमेंट, ये लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, o ऑफ मैक्स ऑफ mn। क्यों, क्योंकि अगर n 1 है, m कुछ और वैल्यू है, तो हम लोग का वर्स्ट केस सिनारियो के अंदर n 1 है, m की कुछ भी वैल्यू है, तो जो भी इन दोनों में से कुछ भी बड़ा होगा ना, जो भी बड़ा होगा वो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जानी है। तो o ऑफ मैक्स ऑफ mn हो गया। ये जो है इंक्रीजिंग पैटर्न है, क्योंकि ये बेसिकली ना पैटर्न क्या है, ये है n, ये है ये वाला n है। सही है। o ऑफ n है बेसिकली। सही है, ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा, ये लॉजिकल थिंकिंग का सवाल था, ऐसा सवाल आ गए तो थिंकिंग करके ही करना होगा। अच्छा, अब हमारा आता है पार्ट डी। अच्छा हाँ, पार्ट डी है, ज़रा शायद यही था ना जो मुझे याद आ रहा है, शायद ये था या अगला था जिससे था प्रॉब्लम, बल्कि अगला था। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा है, हमें वापस से फॉर लूप्स देखने हैं, तो अब बस फॉर लूप देखे जाएं। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि तुम्हारा आई लूप जो है ना वो कितनी दफ़ा चलेगा, उसको चलना है n/2 से लेके n तक, n/2 से लेके n तक, और +1 हो रहा है, इसका मतलब n/2 टाइम्स चलेगा ना, क्योंकि n/2 से शुरू हो रहा है, n पे एंड होना है, +1 हो रहा है, तो n/2 टाइम्स चलेगा वो। सही है। तो वो n/2 टाइम्स चला टोटल में। फिर तुम्हारा जो जे लूप है वो 2 से शुरू होता है और हर दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, और जब तक चलेगा जब तक जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। सही है, जे की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू एन है। अच्छा, ये वही वाली बात हो गई जो यहाँ पे हो रही थी, ये भी लॉग एन दफ़ा चलना है। क्यों, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता ना, 2 से शुरू हो 1 से शुरू हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी लॉग एन दफ़ा चलेगा। हर आई आइट्रेशन के अंदर ये लॉग एन दफ़ा चलेगा। सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2, इसको वापसी देख लेना, प्रूफ करना हो खुद से कर लेना, वरना शायद मैं भी डाल दूंगा इसका अलग से। अच्छा, तो ये जे टाइम्स 2 ये लॉग एन दफ़ा चलेगा, ये वो वाला ये आसान वाली बात हो गई। n/2 दफ़ा आई लूप चल रहा है और जे लूप जो है लॉग एन दफ़ा चलेगा हर आई लूप में, तो मतलब लॉग एन टाइम्स n/2, तो बेसिकली एंड में क्या हो गया, f ऑफ n इज इक्वल टू n log n, o ऑफ n log n आ गया। ये वापस से इंक्रीजिंग पैटर्न है। अच्छा हाँ, ये सवाल है जिसमें गलती करी है लोगों ने। अच्छा, इस सवाल में गलती क्या करी है, उन लोगों ने देखा कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो इसका मतलब लॉग एन लगा दो। नहीं, इसमें लॉग एन नहीं लगेगा,
एक वजह से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे असल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ये वाला फॉर लूप है आउटर लूप, ये वाला इनर लूप। ये जो k इक्वल्स के टाइम्स टू है ना, ये इनर लूप के अंदर नहीं है, ये इनर लूप के अंदर नहीं है, ये है आउटर लूप के उसके अंदर। सही है। तो अब क्या होता है कि तुम्हारा जो k की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है ना, वो इस एक वक्त के लिए फिक्स होती है। जब तक ये फॉर लूप ख़त्म होगा उस वक्त तक के की वैल्यू एक फिक्स चल रही होगी, और जब ये ख़त्म होके जब वापस इस लाइन पे आएगा ना, जब के की वैल्यू चेंज होगी और जब जाके ये वाला चलना शुरू होगा। सही है। वापस से फिर चलना शुरू होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि तुम्हारा ना ये वाला लूप तो n दफ़ा चलेगा, ये वाला लूप n दफ़ा चलेगा, आई लूप n दफ़ा चलना है। सही है। तो तुम्हारा ये j वाला जो लूप है ना, पहली दफ़ा कितनी दफ़ा चलेगा, k की वैल्यू पहले 1 है, तो पहले जो है ना वो j इज इक्वल टू जे प्लस के, मतलब कि +1 कर रहे हो ना, आई प्लस प्लस ही j प्लस प्लस ही हो रहा है ना बेसिकली। तो ये n दफ़ा चलेगा पहली दफ़ा जो पहली आई लूप की आइट्रेशन में ये n दफ़ा चलेगा ये j वाला लूप। सही है। अगली दफ़ा जब आई की आइट्रेशन होगी ना, होगा क्या कि k की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। k की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, तो ये जो j लूप है कितनी दफ़ा चलेगा, ये n/2 दफ़ा चलेगा। क्यों? क्योंकि j 0 से लेके n तक जाना है और हर दफ़ा +2 ऐड हो रहा है। +1 पे +1 जब करते जा रहे थे तो n दफ़ा चला ना, जब +2 करते जाएंगे तो ये n/2 दफ़ा चलेगा। सही है। और फिर अगली अगली आयत आइट्रेशन में, अगली आई आइट्रेशन में जब अगली दफ़ा ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और वो फिर कितनी दफ़ा चलेगा, वो n/4 दफ़ा चलेगा। क्यों? n की वैल्यू 1 पे, k की वैल्यू 1 पे वो n दफ़ा चला, k की वैल्यू 2 पे वो n/2 दफ़ा चलेगा, क्योंकि j प्लस k हो रहा है, और k की वैल्यू 4 पे वो n/4 दफ़ा चलेगा। सही है। ये वाली बात आ गई समझ। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, वो हो रहा है n+n/2 प्लस इसका टोटल अमाउंट ऑफ, ये जे लूप कितनी टोटल कितनी दफ़ा चलेगा, ओवरऑल सारी आइट्रेशन मिला के कितनी दफ़ा चलेगा, ये चलेगा n+n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 प्लस n/16 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली क्या है, ये है जियोमेट्रिक सीरीज़, ये है एक जियोमेट्रिक सीरीज़। जियोमेट्रिक सीरीज़ वो भी, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1/2 है कॉमन फैक्टर, 1/2 है कॉमन फैक्टर। एथ टर्म क्या है, n है, n है एथ टर्म n है, तो वो बस वही लगा के चल गए। तो इसकी टोटल हो जाएगा ये बेसिकली जियोमेट्रिक सीरीज़ का सम है। जियोमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला लगाया, उससे आंसर आ गया तुम्हारा n, 2 ऑफ n आ गया, 2 ऑफ n क्या कह रहा हूँ, 2n आ गया। सही है। तो ये जो j लूप है ना, ये चलेगा अप्रोक्सीमेटली 2n टाइम्स चलेगा। सही है। और ये 2n टाइम्स चलेगा। अच्छा, ये 2n जो मैंने निकाला है ना, टोटल निकाला है, ये सारी आयत आइट्रेशन मिला के निकाला है मैंने। सही है। ये इंडिविजुअली नहीं निकाला, हर आयत आइट्रेशन के एक इंडिविजुअल आइट्रेशन के अंदर का नहीं निकाला, सारी आयत आइट्रेशन मिला के निकाला है। सही है। तो ये 2n दफ़ा चलेगा, और एफ आई लूप जो है n दफ़ा चलेगा, जो कि बेसिकली n आ गया, जो कि O ऑफ n दफ़ा चलेगा। सही है। ये हो गया हमारा एल्गोरिथम टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो गया। अब ज़रा पानी पी लूँ पहले। अब हम आते हैं, क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में। अच्छा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन तो पूरे प्रूफ्स हैं, इसके तरीके होते हैं। मैथमेटिकली हर दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकली हर दफ़ा करने को जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सही है। जब हम इस पे आते हैं, अब हमारे इसमें बोला था कि हम लोग जो हैं, क्या कहते हैं, बेग ओ नोटेशन, बेग ओमेगा नोटेशन, बेग थीटा नोटेशन, डिफरेंट सवाल के लिए सॉल्व करें। अच्छा जी, हमारा पहले बिग ओ पे आते हैं। सही है। बिग ओ पे हमारा पहला था, बल्कि इनको तो मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। बिग ओ में हमारा पहला सवाल था, हमें प्रूफ करना है कि 5n² माइनस 100n प्लस 50 जो है ना, वो बिग ओ ऑफ n स्क्वायर है। सही है। अच्छा, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर प्रूफ करना है, तो यार एक बात याद रखो, बिग ओ ऑफ n का मतलब क्या है। बिग ओ ऑफ n का मतलब क्या है, अगर मैं सर की वो स्लाइड्स भी खोल लूँ, उसमें सही से बोला हुआ है। ये
ये था एसिम्प्टोटिक नोटेशन था, कहाँ गया? अच्छा ये होगा बिग ओ। अच्छा जी, बिग ओ का बेसिकली मतलब है एक अपर लिमिट। बिग ओ का मतलब है एक अपर लिमिट। तो मतलब तुम्हें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एन के लिए ना, जो तुम्हारा ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एन फिर 5n², ये इसकी अपर लिमिट जो है ना सी टाइम्स एन स्क्वायर हो सकती है किसी भी वैल्यू सी के लिए, और किसी मिनिमम वैल्यू एन नॉट के लिए ये तुम्हारा ना अपर लिमिट प्रूव हो जाए। अच्छा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें असल में प्रूफ करने के लिए दिखाना क्या होता है। ऐसी कोई एन की वैल्यू है, ऐसी कोई एन नॉट वैल्यू है जो क्या कहते हैं जिस उस, अच्छा ये बल्कि लिख के ही दिखाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ऑन करते हैं, इसको बंद करा जाए। अच्छा अब हम लोग जब आएंगे, अब पेंट पे वापस आते हैं। अच्छा जी, पेंट पे आ गए। अब तुम्हारे को बेसिकली ओ ऑफ एन स्क्वायर का मतलब है कि तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम्हारा जो एफ ऑफ एन है ना वो लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर है। सही है, फॉर एनी कांस्टेंट सी। अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली तुम्हें प्रूफ करना होता है कि अगर एन की एक एन नॉट वैल्यू निकालनी है तुम्हें, और तुम्हें एक कांस्टेंट निकालना है। सही है। अच्छा अब एन नॉट की वैल्यू का क्या मतलब है? एन नॉट की वैल्यू का मतलब है कि अगर एन नॉट की वैल्यू समझो तुम्हारी आ गई 1, 1 आ गई ना, इसका मतलब है कि इस वाली एन की वैल्यू पे और इससे सारी बड़ी एन की वैल्यू पे तुम्हारी इनइक्वालिटी होल्ड करनी होगी। सही है, इसका मतलब है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको होल्ड करना होगा। इसको होल्ड करना होगा एन की सारी वैल्यू 1 से ऊपर। सही है, 1 और 1 से ऊपर। अब अगर तुम्हारा एन नॉट 2 आता ना, एन नॉट अगर समझो 2 आता, तो तुम्हारा इसका बेसिकली मतलब होता है एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से लेके सारी वैल्यूज ऊपर तक को ना होल्ड करना होगा। अब 2 का मतलब है कि तुम्हें 1 पे नहीं दिखाना होगा, 1 पे होल्ड ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अब सी का क्या मतलब है? ऐसा कांस्टेंट सी जिसके लिए इनइक्वालिटी होल्ड करे। सही है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब समझो तुम्हारा ये 3 हो गया और तुम्हारा ये 2 है, तो इन दोनों को मिला के बेसिकली तुम्हारा प्रूफ ये कहता है, तुम्हारा प्रूफ ये कहेगा कि सी की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन। ये बेसिकली ये वाली दोनों वैल्यूज़ मिला के कहती हैं कि अगर सी की वैल्यू 3 ले लें और सी की वैल्यू 3 ले ली जाए, और तो उसका बस बेसिकली मतलब ये कि एफ ऑफ एन जो है ना हमेशा छोटा होगा सी की वैल्यू 3, मतलब 3n² से। एन की वैल्यू अगर 2 या उससे बड़ी हो, 2 या उससे बड़ी होगी एन की वैल्यू, और सी की वैल्यू 3 होगी, तो ये इनइक्वालिटी ना हमेशा होल्ड करेगी। किसी भी एक जगह पे जाके इसको रुकना नहीं है, होल्ड करना हमेशा के लिए, इसको होल्ड करना है बेसिकली। सही है, इसको हमेशा हमेशा के लिए होल्ड करना है। तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही होगी, तुम्हारे इसको इन्फिनिटी के लिए भी होल्ड करना पड़ेगा। तो सही है, तो इसके अंदर बेसिकली बात आती है प्रूफ करने के लिए ना, हम लोग एन नॉट की वैल्यू ना ज़रूरी नहीं है सबसे मिनिमम उठाएं, हम लोग एन नॉट की वैल्यू 1000 भी उठा लें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही हमारी 2 पे प्रूफ हो जाना था, अगर हम लोग 1000 भी उठा लेंगे ना चलेगा। सही है, तो ये वाली बात यहाँ पे करी गई है। और तो और सी की भी यही वाली बात है, सी की कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी उठा लो, बस वो प्रूव होना चाहिए। अच्छा अब ये वाली बात समझ आ गई हो, तो ये ओ की थी। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा उल्टा होता है। ओमेगा कहता है कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू कहता है। और थीटा क्या कहता है? थीटा को प्रूफ करने के उस पर आएंगे तो बताऊंगा। अच्छा यहाँ पे अब ओ को प्रूफ करने गए, हमने बेसिकली बोल दिया कि 5n² माइन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स एन स्क्वायर। अब इसमें मैंने वो लॉजिक लगाई है, मैंने लॉजिक इसकी लगाई है कि हमने बोला ये एक अपर बाउंड है ना, एक अपर लिमिट है ना। तो एक बात बताओ, अगर हमारा एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारी एक दे दें हम लोग, अब इसको ज़रा इरेज करते हैं। अगर हम लोग एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो अगर हम लोग दे, हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, हमारा एक फंक्शन समझो, अभी सिंपल सा फंक्शन लेते हैं एन। अगर एन है और हमें इसके बाद प्रूफ करना है ये बिग ओ ऑफ एन एन है,
सही है, हमें ये प्रूफ करना है। सही, n+25 कह दो, n, बल्कि n+25 क्या कह रहा हूँ, हमें n-25 कह दो। तो अगर तुम्हें अपर बाउंड प्रूफ करना है ना, तुम्हें यहाँ पे तो तुम्हें तो एक अपर बाउंड प्रूफ करना है, तुम्हें एक अपर लिमिट प्रूफ करनी है, तुम्हें दिखाना है एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स एन, तुम्हें बस ये दिखाना है। तो ये तो तुम अगर कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू पे भी दिखा दो तो चल जाएगा ना, इस वाले फंक्शन से बड़ी किसी फंक्शन पे अगर दिखा दो कि वो बड़ा है, सही है, किसी इस वाले फंक्शन से बड़े उस पर दिखा दो कि ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले फंक्शन के लिए भी होल्ड करेगी वो इनक्वालिटी। सही है, तो वो वाली लॉजिक लगाना बहुत अच्छा होता है वो, क्योंकि छोटा कर देता है सवाल, मैथ लगाने से बेहतर है। अब क्योंकि तो बहुत सिंपल है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम निकाल सकते हो किस पे ये वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये हमेशा ही बड़ा होगा, कुछ भी कर ली जाए, सी की वैल्यू 1 लो, एन की वैल्यू 1 लो, ये हमेशा बड़ा होगा। सही है, तो अब इस पर यहाँ पे अगर आए हम लोग, तो बेसिकली इससे बड़ा फंक्शन क्या होगा, इससे बड़ा फंक्शन तो फिर एन हो जाएगा ना। तो तुम अगर प्रूव कर दो एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन, तो इसका मतलब जो भी तुमने सी और एन नॉट की वैल्यू इसके लिए रखी ना, वो इसके लिए भी चलेगी, क्योंकि ये छोटी है ज़्यादा, क्योंकि -25 हो रहा है। तो इधर सी की वैल्यू तुम 1 रख दो, सी की वैल्यू 1 रख दो कि हो गया प्रूफ, एन की वैल्यू 1, एन नॉट की वैल्यू 1 रख दो, तो सी की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 के लिए तुमने प्रूफ कर दिया। एन के लिए ना ये अपर लिमिट है, तो अगर एन के लिए अपर लिमिट है तो ये इसके लिए भी अपर लिमिट हो गई, तो तुमने ओ ऑफ एन प्रूफ कर दिया। और ये बहुत जगह यूज़ करा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ये मैंने इस सवाल में करा था, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ है ना ये दिया था। अब हमें इस पे प्रूफ करना, तो मैंने करा कि मैंने लोअर ऑर्डर टर्म्स ही रिमूव करना शुरू कर दी। पहले मैंने 100n को हटा दिया, 100n को हटाया, वो छोटा है ना, ये वाला पूरा जो है ये इससे छोटा है क्योंकि माइनस हो रहा था 100n। सही है, और फिर ये जो 5n² प्लस 50 बचा, ये छोटा है 5n² प्लस 50n² से, ये है छोटा 5n² प्लस 50n² से। सही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कह दिया 55n² से छोटा है। अब हमने कह दिया 55n² से ये छोटा है, हमारा जी ऑफ एन क्या है, n², हमें प्रूफ क्या करना है, सी ऑफ n², सी n², मतलब सी ऑफ क्यों कह जा रहा हूँ, सी n²। हमने दिखा, ये सी n² की फॉर्म नहीं है, 55 टाइम्स n², कांस्टेंट टाइम्स n², और ये कब कब होल्ड करेगा, हर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये होल्ड करेगा, याद रखना ये। सही है, तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू 55 जी ऑफ एन। तुमने एक ऐसी एन नॉट और सी की वैल्यू निकाल ली जिस पे ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, इसलिए ये ओ ऑफ n² प्रूव हो गया। सही है, अच्छा अब इसमें आसानी हो गई ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती कि तुम्हारा एक करने की चीज़ होती कि अगर मैथमेटिकली जैसे सर ने कराया था बहुत, वो करने जाते हैं ना, तो मैं सी की कोई वैल्यू अज्यूम करनी होती, माइनस करना होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी होती, वो तुम्हें डेसिमल में आंसर दे, तुम्हें कैलकुलेटर यूज़ करना है। ये कैलकुलेटर को यूज़ करना, जितना यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है पेपर में, उससे बचने के लिए ऐसे मेथड लगाओ जिससे तुम्हें कैलकुलेटर ही छोड़ना ना पड़े। सही है, ये हो गया। अब दूसरा सवाल था n² प्लस n लॉग n की, बता दिखाओ कि ओ ऑफ n² है, वापस से हमें ये करना है। अब इधर जो है, इधर वैसे डायरेक्ट लग नहीं सकता जो यहाँ पे करा गया, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे ही प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रही हैं सारी चीज़ें, तो इनको बड़ा और क्या करेंगे, इनको और बड़ा तो कुछ करने से रहे ना अभी। वैसे बड़ा करके कर सकते हैं हम लोग, n log n को n² से रिप्लेस करते हैं तो वो बड़ा ही है, उससे सारी वैल्यूज़ में बड़ा है। सही है, तो n² से रिप्लेस करें तो n² प्लस n² लेस देन इक्वल टू सी n², जो कि 2n² वाली बात हो गई, तो वो तुम्हारा वैसे ही प्रूव हो जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या करा, सर का मेथड डिवाइड करा दिया दूसरी साइड पे, ये दूसरी साइड पे डिवाइड कराया मैंने। यहाँ पे देखा कि n जब इन्फिनिटी जाएगा ना, तो ये log n ओवर n जो है ना लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, जब ये लेस देन इक्वल टू सी हो गया। अच्छा, बात आती है कि यहाँ पे ना आ गया कि सी की वैल्यू जो है ना, सी की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना होगा बेसिकली, क्योंकि जब इन्फिनिटी तक अप्रोच कराओगे ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन 1 नहीं लेना, 1 को ट्राई मत करना लेने की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखते हुए पता चल रहा है अगर 1 लोगे, इसका तुम कहना चाह रहे हो n² प्लस n log n इज लेस देन इक्वल टू n², ये तो कभी नहीं होगा ना, ये तो किसी हालत में नहीं होगा।
तुम्हारी कोई भी वैल्यू एन ऐसी नहीं है जिस पे ये ट्रू हो, हमेशा ये फॉल्स होगा। सही है। तो तुम्हें कोई बड़ी वैल्यू लेनी है, मैंने वो लगाते हुए कह दिया अजम्पशन करते हुए। यहाँ पे वैसे ये वाला मेथड लगाओ वो भी चलता है, ये वाला मेथड लगाओ वो भी चलता है। वो वाला मेथड ज़्यादा तेज़ होता है जब तुम्हारा ये वाली लंबी चीज़ होती है जिसमें तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी पड़े। यहाँ पे दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे। वो वैसे ज़्यादा कम टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा अगर दिमाग वहाँ पे जाता है या नहीं। अच्छा वैसे ऐसे करने के लिए ना तुम्हें करना क्या होगा, लॉग एन को ना रिप्लेस कर देना, एन एन लॉग एन को एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। सही है। तो मैंने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। ये वाली टेक्निक तो बहुत सिंपल है, ये तो आता है सबको। अच्छा अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट था एन ऑफ लॉग एन स्क्वायर, एन लॉग एन, एन टाइम्स लॉग एन स्क्वायर। सही है। प्लस एन लॉग एन, इसको प्रूव करना है ओ ऑफ एन लॉग एन का स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर हमें ये प्रूफ करने जाना है, इसके अंदर वापस से डिवीजन वाला मेथड करा है। इसके अंदर वापस से डिवीजन वाला मेथड करा है, तो हम लोग को एक हम लोग ने ये कर दिया। तो अब करना क्या है कि हमें ना यहाँ पे एन एन की वैल्यू को वन से बढ़ा लिया है। अच्छा एन की वैल्यू को वन से बढ़ा इसलिए लिया है क्योंकि ये सारा का सारा लॉग एन में है ना, हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो कभी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। ये वाली बात याद रखना, टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए क्योंकि ज़ीरो कभी होती नहीं है। तो इस वजह से हम लोग वन नहीं ले सकते क्योंकि लॉग एन, लॉग ऑफ वन वन ज़ीरो होता है और ये पूरा पूरा ज़ीरो ज़ीरो है ना, पूरा पूरा लॉग ऑफ एन है ना, तो ज़ीरो 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 आ जाएगा, तो नहीं लेना। तो एन की वैल्यू को वन से बड़ा टू से बड़ा होना होगा। सही है। ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि लॉग ऑफ एन ग्रेटर देन वन। अच्छा हमने ये बेसिकली कह दिया कि सी की वैल्यू वापस से हमने कह दी ग्रेटर देन इक्वल टू, वो हो गई क्या कहते हैं, टू हो गई। वन इसलिए नहीं ले सकते, वन तुम्हें पता है सी वन क्यों नहीं ले सकते, वही वाली बात। यहाँ पे एन लॉग ऑफ एन का स्क्वायर है, एन लॉग एन का स्क्वायर है, यहाँ पे एन लॉग एन का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो छोटा ही हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे एक एन लॉग एन बचा हुआ होगा, तो वन नहीं ले सकते। टू लोगे, सी की वैल्यू टू, एन की वैल्यू, एन नॉट की वैल्यू टू, ये काम कर जाएगा। अच्छा ये टू जो मैंने लिया है ना, ये इस वजह से लेके करा हुआ है क्योंकि मैंने लॉग बेस टू अज्यूम करा हुआ है बेसिकली। फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे बताया लॉग बेस टेन और लॉग बेस टू सेम चीज़ है हमारे लिए। अच्छा अब ये था कि हमें प्रूफ करना है कि ये ओ ऑफ एन क्यूब नहीं है, ओ ऑफ एन क्यूब नहीं है, ये प्रूफ करना है। ये तो बड़ा आसानी से प्रूफ हो गया, डिवाइड दोनों साइड को कराओ, तुम्हारा क्या होता है एन प्लस 50 लेस देन इक्वल टू सी। सी तुम्हारा एक दफ़ा चूज़ कर लिया ना तो वो फिक्स्ड है, सी चेंज नहीं हो सकता एक दफ़ा चूज़ होने के बाद। तो अगर वो एक दफ़ा चूज़ हो गया और वो फिक्स्ड होना है तो इसका मतलब कि अगर तुम डिवाइड करो तुम्हारा आ रहा है एन प्लस 50 लेस देन इक्वल टू सी, एन तो बढ़ता जाएगा ना। तुम्हारी ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है कि तुम कोई एन नॉट सेलेक्ट कर पाओ। एन नॉट का मैंने मतलब बताया है ना, एन नॉट का मतलब है कि ग्रेटर देन होना चाहिए। एन नॉट का मतलब है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होना होगा। सही है। ये वाली कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए तुम्हारी ये पूरी इनइक्वालिटी को होल्ड करना है। तो ऐसी कोई सी की वैल्यू इधर नहीं है जिस पे ये पूरा होल्ड करे। सही है। ये वाली बात समझ आ गई। तो अब ये बेसिकली यही वाली बात है। अच्छा फिर पार्ट बी था ओमेगा प्रूफ करना है। ओमेगा प्रूफ करने के लिए हम लोग को ओमेगा में अब हम लोग करने जाते हैं, तो ओमेगा का क्या मतलब होता है, तुम्हें ओ बिग ओ का बताया है ना कि वो लेस देन इक्वल टू सी समथिंग है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सी समथिंग है। तो ये वाली बस बात याद रखनी है, ग्रेटर देन वो वाली बात। और यहाँ पे एन और सी सेम रहते हैं, एन नॉट और सी की जो तरीका होता है ना निकालना, जो वैल्यूज उनका मतलब क्या होता है वो सेम रहता है। यहाँ पे जो सेम रहता है, तो अब यहाँ पे करने जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये वाली दी हुई है। अच्छा अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, तो हम लोग फोर मैन स्क्वायर। अच्छा इसमें वो वाली टैक्टिक नहीं लगा सकते जो सबसे पहले पार्ट में लगाई थी बिग ओ में। क्यों? क्योंकि बिग ओ अपर बाउंड था, ये लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड में तुम बड़ा वाला लेके क्या करोगे प्रूफ? कुछ भी नहीं। तुम इनसे छोटा लेके प्रूफ कर सकते हो, इनसे छोटा लेके प्रूफ करना हो सकता है। सही है। ये कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे अगर 1000n माइनस नहीं हो रहा होता, प्लस हो रहा होता ना, 1000n जो है माइनस नहीं हो रहा था, प्लस 1000n हो रहा होता, तो तुम क्या कर सकते थे, तुम देख सकते तुम ना 1000n और 25 दोनों को हटा देते, 4n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन स्क्वायर रखते हुए कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 4n स्क्वायर जो है ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती। सही है। ये रखते हुए तुम कर सकते थे। अच्छा जी अब हमारा बात आ गई, यहाँ पे डिवाइड करा के कर दिया, वरना यहाँ पे एक वो
यहाँ पे वो दूसरा और कोई मेथड नहीं है एज सच। डिवाइड कराया हमने, इससे सी की वैल्यू निकाली, सी लेस देन इक्वल टू 4 आया। अच्छा 4 रख नहीं सकते, वापस से देख लो, 4 को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ गया तो ये वाली साइड तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4n² माइनस 1000n हो रहा है, यहाँ पे 4n² है सिर्फ, ये तो बड़ी हो जाएगी ना साइड। तो 4 को ट्राई मत करना, 3 ले लिया। और जो 3 लेके ना सॉल्व करना होगा। अब 3 लेके सॉल्व करना है ना, 3 लेके सॉल्व करने का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगा रहा। मैंने बोला 3 लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की क्या जरूरत है, इससे छोटी वैल्यू को प्रूव कर देंगे ना। इससे छोटी वैल्यू अगर हम प्रूव कर दें तो हो गया काम। तो इससे छोटी वैल्यू प्रूव करने गए, मैंने +25 हटा दिया। +25 हटाने से ये वाली वैल्यू जो है ये ज़्यादा बड़ी हो गई, इससे वो हटाया, n² ग्रेटर देन इक्वल टू 1000n हो गया, क्योंकि हमारी वो फंक्शन ऐसा बन गया ना, n² ग्रेटर देन इक्वल टू 1000n हो गया, क्योंकि हमारी ओरिजिनल ये रह गई थी ना ये। तो n² ग्रेटर देन इक्वल टू 1000n, n² माइनस 1000n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n²। अच्छा बेसिकली n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 ले लिया मैंने, सही है। वैसे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 ज़रूरी नहीं, वो कर सकते लेकिन वो अकेला नहीं है, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 मैंने कह दिया। n0 की वैल्यू जो है वो 1000 है। सी की वैल्यू मैंने कह दी, सी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, n की वैल्यू 1000 ले ली n0 की। तो उस हिसाब से n² माइनस 1000 एंड पे ना वो प्रूव हो, 1000n पे वो प्रूव हो गया, n² माइनस 1000n पे वो प्रूव हो गया ओमेगा। तो इसका मतलब वो इसके लिए भी चल जाएगा, तो ये हैंस प्रूव हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, वो भी काम चल जाएगा। मुझे बस डेसिमल के साथ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि डेसिमल के साथ छेड़खानी करने में बहुत टाइम लगता है, सही है। अब जब हम जाते हैं n² प्लस n log n, यहाँ पे आ गए। अच्छा अब यहाँ पे ना n² प्लस n log n ग्रेटर देन इक्वल टू cn² प्रूफ करने जाना है, वही वाली चीज़ें करनी होंगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर c इक्वल 1 कह दिया। ये क्या कहते हैं, ये प्रूफ, ये मैंने सही करा था। एक मिनट, मैंने एक गलत वाला सबमिट कराया, मैंने अपडेट तो करा था। मैंने शायद अपडेट करना भूल गया मैंने। चलो सही है, ये वाली गलत लिखी हुई है, c इक्वल 1 पे नहीं चलेगा, c इक्वल 1 पे चलेगा नहीं। मैंने चेंज करा था बाद में, मैंने शायद उसको सबमिट नहीं कराया चेंज करके। चलो फिर ये c इक्वल 1 को इग्नोर मारो, c इक्वल 2 होना होगा, c इक्वल 2 होना होगा। मैंने ये चेंज करके सबमिट कराना भूल गया। अच्छा जी, फिर तुम्हारा ये सिंपल सा है, वही वाला केस चल रहा है, ये बहुत आसान है। डिवाइड करा दोनों साइड पे, c की वैल्यू 2 ली, वो कर दिया, आगे बढ़ गए। यहाँ पे 1 वैसे चलेगा नहीं। अच्छा नहीं, मैं क्या पागलपना कर रहा हूँ, ओमेगा है, ओमेगा पे चल जाएगा, ओमेगा पे चल जाएगा, ओमेगा पे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग गलती नहीं है, ओमेगा में ओ याद कर रहा था, ओ वाले के अंदर मैंने ये गलती करी थी, ओ वाले के अंदर करी थी, ओमेगा के अंदर सही है। ओ वाले के अंदर तुम्हारा, क्योंकि यार 1 ले लोगे ना, तुम्हारा n² प्लस n log n ग्रेटर देन इक्वल टू n² हमेशा ही होना है। क्यों? क्योंकि n log n ऐड हो रहा है इस वजह से, तो ये तुम्हारा वैसे ही हैंस प्रूव हो जाना है। अच्छा, log ऑफ n डज नॉट हैव ओमेगा ऑफ n, इज़ नॉट ओमेगा ऑफ n, तो ये प्रूफ करने जाना है, ये प्रूफ करने जाना है। तो ये गोज़ टू 0 जाता है ना, log n ओवर n तुम डिवाइड कर, तो log n ओवर n जो है 0 की तरफ जाता है ना। तो अगर वो 0 की तरफ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी c की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, ये याद रखनी है। c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, c की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। 0 c जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्यों c की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? ये अभी बताया था। तुम्हारे जो कोड है, तुम्हारे जो कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, तुम्हारा जो एल्गोरिदम है, उसका कुछ ना कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी होनी है। उसकी 0 टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी 0 टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो c 0 कभी नहीं हो सकता, सही है। इसी वजह से n0 भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n0 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n0 इनपुट क्यों दोगे, इसका मतलब तो एल्गोरिदम चला ही नहीं रहे ना, वही वाली बात हो जाती है। अच्छा जी, तो ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा जो log n ओवर n है वो 0 अप्रोच करता है जब n की वैल्यू बढ़ती जाती है। और अगर एक बात याद हो, हमें n0 ऐसा निकालना होता है जो इनइक्वालिटी होल्ड करे, और n0 जो निकालना होता है उसका बेसिकली मतलब होता है कि n की वैल्यू n या n0 से बड़ी हो तो हर दफ़ा इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ऐसी कोई n0 की वैल्यू है ही नहीं, और ऐसी कोई n0 की वैल्यू है ही नहीं जिस पे ये c से बड़ा हो।
सही है, क्योंकि एन नॉट की वैल्यू अगर 2 ले लोगे, 2 के बाद जब वो 1000 पे चला जाएगा, तो जो जो भी तुमने कांस्टेंट सी पिक करा है, जब तक वो ज़ीरो नहीं है ना, वो हमेशा छोटा हो ही जाना है कभी ना कभी जाके। लॉग एन ओवर एन जो है ना, वो कभी ना कभी जाके उससे छोटा हो ही जाना है, उस सी से, उस कांस्टेंट से। तो इस वजह से ना ये वाली डिस्प्रूव होती है। ये मैंने लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आ गए थीटा प्रूफ करना। अच्छा, थीटा प्रूफ करने के लिए ना, थीटा प्रूफ करने के लिए बस प्रूफ कर दो बिग ओ ऑफ एन भी है, बिग ओमेगा ऑफ एन भी है। जब ये दोनों प्रूफ कर दिए, हो गया तुम्हारा थीटा प्रूफ। अच्छा, बिग ओ और बिग थीटा जब प्रूफ करो, बिग ओ और बिग ओमेगा जब प्रूफ करो ना थीटा के लिए, फ़र्क नहीं पड़ता अगर एन नॉट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले लो दोनों जगहों पे। जैसे मैंने यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू 1 ली, यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू 201 ली। एक सीरियस बात है कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एन नॉट की वैल्यू का मतलब क्या है? एन नॉट या उससे बड़ी, एन नॉट या उससे बड़ी। सही है, इसका बेसिकली मतलब है एन नॉट या उससे बड़ी होना मतलब है ना। तो यहाँ पे अगर 1 है, मैं अगर कह दूँ 201 इसको भी रख दूँ, फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अगर 1 पे चलता है, ये वाला 1 पे अगर चलता है, तो ये 201 पे भी चलेगा। सिंपल एज दैट। इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ता क्या निकाला। तो तुम इनको ना जब थीटा प्रूफ करने जाओ ना, तुम उनको ना इंडिविजुअली समझो कि तुम बिग ओ ऑफ एन और बिग ओमेगा ऑफ एन प्रूफ करने जा रहे हो। अच्छा, इससे पहले इस पे आए हम लोग ना एक मेन चीज़ बता दूं। ये मैंने देखा था लोगों ने करी थी गलती ओमेगा वाले के अंदर। यार, अगर तुम्हारा एन लेस देन करके आ रहा है ना, तुमने गलती कर दी है। अगर तुम्हारा एन लेस देन करके आ रहा है, गलती बहुत बड़ी कर दी है, क्योंकि एन लेस देन करके नहीं आना है। एन लेस देन करके नहीं आना चाहिए। तुम्हारा एन लेस देन करके अगर आ रहा है, तो तुमने गलती करी है। एन लेस देन 3 समझो कह दिया। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी एन की वैल्यू को तो इन्फिनिटी तक जाना है। तुम्हारी एन की वैल्यू को इन्फिनिटी तक जाना है, और तुमने कह दिया एन लेस देन इक्वल 3। एन लेस देन इक्वल 3 कह दिया, तो इसका मतलब है इन्फिनिटी, एन 3 से बड़ी वैल्यू पे जाओगे तो इनइक्वालिटी होल्ड करना रुक जाएगी। तो ये वाली गलती मत करना, ये ज़ीरो देने के लायक है गलती। ये वाली बात याद रखना। लोग डायरेक्ट मैथ करे जा रहे हैं, और मैथ करने पे हमेशा सही नहीं आना। ये वाली मैथ सही से करनी होगी, कॉन्सेप्ट समझ के करना है ये। सही है। अच्छा, अब सी पे आता है। ये यहाँ पे बिग ओ और बिग ओमेगा प्रूफ करना है। बिग ओ प्रूफ करा, बिग ओमेगा प्रूफ करा, हो गया। इसमें एज सच कुछ फंक्शनली डिफरेंट है ही नहीं, तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि बता दिया ना थीटा के लिए क्या करना है। थीटा के लिए बिग ओ प्रूफ करो, बिग ओमेगा प्रूफ करो, हो गया बिग थीटा प्रूफ। जब बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों सेम आ गए, वो सही है, फिर आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा प्रूफ हो गया। सही है। ये सारी चीज़ें बस प्रूफ कर दी, और ये बेसिकली यहाँ पे डन। ये एनालिसिस और एसिम्प्टोटिक नोटेशन दोनों हो गए। सही है।